स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए क्लास 12 का चैप्टर 3 का टॉपिक लेके आए हैं, जो कि है oogenesis. एंड एज द नेम इंडिकेट, oogenesis इज फॉर्मेशन ऑफ ovum. Formation of ovum. Because in our previous lecture we have studied that spermatogenesis is formation of sperm. अब sperm हमारे पास है, लेकिन अब हमें क्या चाहिए? ovum. किस चीज़ के लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर मैं ये कहूँ कि जो oogenesis है, इट इज़ द मोस्ट tedious and complex process in human female body. बिकॉज ये प्रोसेस जब एक बच्ची पैदा भी नहीं होती है, एक फीमेल फीटस जब पैदा भी नहीं होती है, उससे पहले ये प्रोसेस शुरू हो जाती है. और ये जब तक रिप्रोडक्शन की प्रोसेस चलती है तब तक ये चलती रहती है. तो आइए हम स्टडी करते हैं इसको एक चार्ट के द्वारा. This is a flow chart, or you can say chart depicting the oogenesis. In this case, you can clearly see that this is a fetal life that is going inside a womb. एक मदर के गर्भकाल में ही जब वो एक ये डिसाइड हो जाता है कि जो बेबी है वो जाकर एक फीमेल बनेगा, यानी कि गर्ल बनेगी, उस समय पर ही क्या होता है, oogonia की जो प्रोसेस होती है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, वहाँ पे वो प्रोसेस शुरू हो जाती है. और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये फर्स्ट फेज जो है, इस फेज को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज. दिस इज द सेम फेज एज स्पर्मेटोजेनेसिस, वेयर दिस प्रोसेस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, बट नाउ दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन हियर इन फीटल लाइफ इनसाइड द वूम. माँ के गर्भ के अंदर ही ये प्रोसेस चल रही है. यहाँ पर क्या होता है कि एक सेल डिवाइड होकर दो में चली जाती है, 2 फिर 4 में, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है. और इस समय पर जब बर्थ होता है, ये प्रोसेस क्या हो जाती है? अरेस्टेड हो जाती है. अरेस्टेड मतलब रुक जाती है, यानी कि इसको वहां पर स्टॉप कर दिया जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ. उसके बाद चाइल्डहुड आता है और प्यूबर्टी स्टेज आती है. तो आपको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्यूबर्टी में होते हैं, क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाता है, प्यूबिक हेयर ग्रोथ हो जाती है, जो वॉइस है दैट बिकम्स सॉफ्टन एंड शार्प, फीचर्स जो हैं वो शार्प हो जाते हैं, एंड शाई नेचर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मेल. तो दीज आर द क्या है? प्यूबर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ एट दिस स्टेज, प्यूबर्टी स्टेज, व्हाट इज गोइंग ऑन? First meiotic division occur and it form. This is our primary oocyte. Okay, this is our primary oocyte. This turn into secondary oocyte. When it turns from primary oocyte to secondary oocyte, then the division is unequal division. That means division is unequal, because here first polar body form and what? Secondary oocyte form. Again the division is unequal here, because again यहाँ सेकेंड पोलर बॉडी बनती है और साथ में क्या बनता है? ओवम. द ओनली डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी oocyte and the secondary oocyte is there is increase in the number of granular cells. This secondary oocyte and ovum only differentiate in the way of this is immature ovum, और you can say ये अभी रिप्रोडक्शन के लिए क्या नहीं हुआ है? मेच्योर नहीं हुआ है. और ये क्या है? ये है मेच्योर ओवम. ओके, so this is our chart of the oogenesis. When I'm going to discussing this structure of an ovary. ये क्या है? ये फीमेल की ओवरी है. इस ओवरी के अंदर अगर मैं आपको एक क्लियर चीज बताती हूँ तो यहाँ पर क्या होता है? ये ब्लड वेसल्स हैं. आई एम शोइंग इट विद रेड कलर एंड ब्लू कलर. ओके, जब ये रेड कलर की यानी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड वेसल हैं वो क्या कर रही हैं? वो कनेक्ट हो जाती है एक प्राइमरी फोलिकल के साथ. ये प्राइमरी फोलिकल ग्रोथ करने शुरू कर देता है और इसके चारों ये ग्रेनुलर सेल्स हैं. ये जो चारों ओर जो इसको घेरे हुए हैं, दीज आर द ग्रेनुलर सेल्स. ये ग्रेनुलर सेल्स क्या करती हैं? ये इसके चारों तरफ और भी इकट्ठा होना शुरू कर देती हैं, एंड दिस प्राइमरी फोलिकल टर्न इनटू द सेकेंडरी फोलिकल. जैसे ही ये सेकेंडरी फोलिकल में टर्न होता है, देन एक कैविटी फॉर्म. दिस ओपन्स white color structure you can say is a cavity. ये एक क्या है? स्पेस है जिसके अंदर क्या इकट्ठा हो गया है? एंट्रम. What is antrum? Antrum is a fluid cavity that helps in the growth of ovum. This antrum cavity goes on increasing till mature graphical follicle form.
जब मैच्योर ग्राफिकल फॉलिकल बनता है उस समय पर ये एंट्रम कैविटी बढ़ जाती है। अब बात आती है कि व्हाट विल बी द फेट ऑफ दिस ग्राफिकल फॉलिकल, व्हाट विल बी द फेट, इसका भविष्य क्या होगा इन केस इट गेट्स स्पर्म, अगर इसको स्पर्म मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होगा, इसको क्या चाहिए, ओवम। तो यहाँ पर ये मान के चलिए ये जो स्टार्टिंग स्टेजेस हैं ये हमारे 14 डेज पर है। 14 डेज पर ओवरी से एक ओवा रिलीज होता है एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। इफ इट comes out from the body with the help of blood cells. So I am depicting here with red color because egg is containing so many blood cells that come out through the vagina in the form of menstrual blood. That is the degenerating blood, you can say waste blood, because हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। उसके साथ ओवा को निकलना था और जो सेल्स थी वो ब्रेक हुई हैं, तो उन्हीं के साथ जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो बॉडी से बाहर आ रहा है। उसके बाद जब ये अब इसके अंदर से कोई चीज़ खाली हो गई है, ये ग्राफिकल फॉलिकल था, बॉल लाइक स्ट्रक्चर था, इसके अंदर से जब क्या खत्म हुआ, ओवम निकल गया, तो क्या हुआ, जो स्पेस बचा बीच में वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, और क्या बन जाता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस हियर दैट दिस एग हैज आउटसाइड जो लेयर्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्रेनुलर सेल्स, ग्रेनुलर सेल्स, एंड दे आफ्टर some maturation they divide into outer theca and inner theca. Okay, so this is the diagram of ovary. If I'm talking about the number of eggs, you will be surprised to know here that in fetal life, that means जब 6 to 8 week का बेबी होता है उस समय से जब वो 20 वीक का बनता है तो क्या हो गया, 6 to 7 मिलियन एग्स हमारे जो फीमेल बॉडी है उसके अंदर क्या है, ये फीटस की बात हो रही है यहाँ पर, 6 to 7 मिलियंस ऑफ एग प्रोड्यूस होते हैं। और जब बर्थ होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन अरेस्टेड हियर एट प्रोफेज, और ये कितने रह जाते हैं, 6 to 7 से सिर्फ 2 मिलियन, यानी कि 1/3 से भी कम रह जाते हैं। और उसके बाद फिर से प्यूबर्टी की जब एज आती है, यौनावस्था जब आती है, जब उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है फीमेल की, उस समय पर ये कितने रह जाते हैं, 60 to 80,000 ओनली, 60 to 80,000, एंड these are called as a primary oocyte. But when the reproduction occur, or you can say when menstrual cycle occur, when menstrual cycle start, उस टाइम पर क्या होगा, ओवम रिलीज होगा एंड ओनली 400 एग्स अंडरगो फॉर सेकेंडरी oocyte. अब बात आती है कि ये अरेस्ट क्यों होते हैं, बिकॉज यहाँ पर उसको क्या नहीं मिलते, सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल मिलना बहुत जरूरी है डिवीजन के लिए, बट यहाँ पर सेंट्रियोल नहीं मिल रहे हैं। उनको कब सेंट्रियोल मिलेंगे, जब वो प्राइमरी oocyte बनेगा, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte में जाएगा, तब स्पर्म लेके आएगा, स्पर्म लेके आएगा अपना सेंट्रियोल, उसको देगा, ये लाइफ अपनी सेक्रीफाइस कर देता है, बिकॉज ओवम को तो आगे जाके मतलब फ्यूज हो जाता है ओवम और स्पर्म, लेकिन जो स्पर्म है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, तो अपनी लाइफ को क्या कर देता है, सेक्रीफाइस कर देता है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ डीएनए को पहुंचाना होता है ओवम तक। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सेकेंडरी oocyte को क्या दे दिया, सेंट्रियोल, ताकि वो अपनी जो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन थी उसकी लाइफ साइकिल जो है, यानी कि जो डिवीजन की जो साइकिल है उसको कंप्लीट कर सके। विद दिस टॉपिक आई एम आल्सो डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड ओवम. दिस इज द मैच्योर स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पर्म. ये मैच्योर स्पर्म का एक डायग्राम है. इन इट द होल बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, मिडल पीस एंड द टेल. दिस इज द हेड. इट कंटेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोसोम, nucleus containing the material. Okay, this middle piece that contain loads of mitochondria, because इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, इसको तैर कर जाना है, स्विम करना है, और स्विम करने के लिए इसको चाहिए एनर्जी. तो वो एनर्जी कौन देगा, दिस माइटोकॉन्ड्रिया, एंड दिस इज द टेल.
विप टेल, यानी कि ये एक घुमावदार सी टेल है जो कि उसको मूवमेंट करने में, लाइक काइट को फ्लाई करने के लिए उसके पीछे एक पूंछ लगा देते हैं। इन द सेम वे इस पंप के साथ क्या लगी होती है, टेल, ऊपर वाली पार्ट के साथ टेल लगी होती है ताकि वो स्विम करके वजाइना के थ्रू कहाँ पहुंचना है, उसको एम्फुला में पहुंचना है, बिकॉज एम्फुला तक ही एग आएगा, एम्फुला से आगे एग नहीं आएगा। दैट इज अ इन बिटवीन एम्फुला एंड इस्थमस, वहां पर जाकर आपकी फर्टिलाइजेशन होती है। तो यहाँ पर ये है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जब ये ओवम के कांटेक्ट में आती है तो ये डिसॉल्व हो जाती है। ये एक्रोसोम है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि जो बाहर ये जो जोना पेलोसिडा है, कोरोना रेडिएटा को ये लाइक ब्रेक करता है और जोना पेलोसिडा के पास तक पहुंच जाता है। ये है न्यूक्लियस, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल, यू कैन से ये हमारा डीएनए है जो कि स्पर्म लेके आ रहा है, और ये स्पर्म ही डीएनए आगे पास ऑन करता है। एंड दिस इज द होल स्ट्रक्चर अबाउट द स्पर्म। इन इट मिडल पीस कनेक्टेड विद हेड विद द नेक, like our neck connect our face to body part, in the same way in it head and middle piece is connected with the neck. This is the mature ovum. In many books, even in our NCERT, there is no such diagram of ovum, but this is the diagram of an mature ovum. In it what is showing, it is a nucleus, same, ये क्या है, डीएनए है। इसके बाहर क्या है, इसके बाहर जितना भी स्पेस है वो सारा साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो भी मटेरियल होता है दैट इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म, एंड इन इट कनेक्टेड दिस ग्रीन पोर्शन इज कॉल्ड एज द जोना पेलोसिडा, एंड दिस इज कोरोना रेडिएटा दैट आई ऑलरेडी डिस्कस कि कोरोना रेडिएटा क्या होता है, क्या काम करता है। जोना पेलोसिडा में क्या होता है कि एक बार अगर मैं इसी को दिखाती हूँ, अगर इसके अंदर एक स्पर्म एंटर कर गया है, अब इसके पास स्पर्म्स और भी ज्यादा हैं जो एंटर करना चाह रहे हैं, बट कौन जाएगा, सिर्फ वो जाएगा जिसके अंदर पावर होगी, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिसके अंदर सबसे ज्यादा पावर होगी, कितनी जल्दी वो एंटर कर सकता होगा उनके अंदर, और वो compete करेगा इन सारे स्पर्म्स के साथ और एंटर कर जाएगा। उसके बाद जोना पेलोसिडा ये डिसाइड करती है, एक स्पर्म आ गया है फर्टिलाइजेशन के लिए, एक ही चाहिए था, उसके बाद वो ऐसा केमिकल सब्सटेंस रिलीज करती है ताकि ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स, एक्स्ट्रा स्पर्म्स हैं, ये एंटर ना कर सके और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो स्मूथली हो सके। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था oogenesis, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, तो होप सो ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इफ एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू कैन राइट ऑन माई चैनल। थैंक यू।